बात है 492 ईस्वी की। कुनिक ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और अजातशत्रु के नाम से शासक बना। इसका काशी और वज्जी संघ से लंबे समय तक संघर्ष चला और अंत में इसने उन्हें अपने अधीन कर लिया। इसका लिच्छवियों से युद्ध हुआ जिसमें इसने रथमूसल और महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था। वज्जी संघ के साथ युद्ध के वर्णन में महाशिलाकंटक नाम के हथियार का वर्णन मिलता है, जो एक बड़े आकार का यंत्र था। इसमें बड़े बड़े पत्थरों को उछालकर फेंका जाता था। इसके अलावा रथमूसल का भी उपयोग किया जाता था। इसी के शासन काल के 8वें वर्ष महात्मा बुद्ध को महानिर्वाण की प्राप्ति हुई। इसी के समय राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। बौद्ध संगीति का तात्पर्य उस संगोष्ठी, सम्मेलन या महासभा से है जो महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के अल्प समय के पश्चात से ही उनके उपदेशों को संग्रहित करने, पाठ वाचन करने आदि के उद्देश्य से संबंधित थी। इन संगीतियों को प्राय धम्म संगीति, धर्म संगीति कहा जाता था। इतिहास में 4 बौद्ध संगीतियों का उल्लेख हुआ है। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में, द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में, तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में, चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में। उदायन ने ही पाटलिपुत्र की स्थापना कुसुमपुर के नाम से की और उसे अपनी राजधानी बनाया था। यह जैन धर्म का समर्थक था, परंतु भिक्षु वेश धारण करने के कारण एक राजकुमार ने इसकी हत्या कर दी। इसके बाद क्रमश अनिरुद्ध मुंडक नागदशक दर्शक इस वंश के शासक हुए। नागदशक दर्शक इसे इसके अमात्य शिशुनाग ने पदच्युत कर गद्दी पर अधिकार कर लिया। शिशुनाग वंश 412 से 344 तक। शिशुनाग हर्यक वंश के अंतिम शासक को पदच्युत कर इसने मगध की गद्दी पर अधिकार कर लिया। इस तरह हर्यक वंश की जगह अब मगध पर एक नए राजवंश शिशुनाग वंश की स्थापना की। ये राज्य की राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली ले आया। इसने अवंती और वत्स संघ पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया। कालाशोक बटा काकवर्ण इसने पाटलिपुत्र को पुन साम्राज्य की राजधानी बनाया। इसके शासनकाल के 10वें वर्ष महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग 100 वर्ष बाद वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई। पाटलिपुत्र में घूमते समय महापद्मनंद ने चाकू घोंपकर इसकी हत्या कर दी। इसके बाद नंदिवर्धन महानंदिन मगध का शासक बना। यही शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। नंद वंश इस वंश में कुल 9 शासक ही हुए जो सब भाई ही थे। प्रारंभ में ये डाकुओं के गिरोह का राजा सरदार था। प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पाणिनि इसके मित्र व दरबारी थे। धनानंद यूनानी लेखकों ने इसे अग्रमीज कहा है। इसका सेनापति भद्रसाल था। इसके मंत्री क्रमशः जैनी, शक्ताल, स्थूलभद्र और श्रीयक हुए। धनानंद ने ही सिकंदर के साथ मित्रता का भाव रखा और राजा पुरु के खिलाफ रहा। यहीं से बैटल ऑफ हाइडास्प्स यानी झेलम का युद्ध की नींव पड़ी। कुछ समय बाद चंद्रगुप्त मौर्य और महान आचार्य चाणक्य ने अपने अन्य बहुत से गुमनाम सहयोगियों की सहायता से इसका अंत कर दिया और इसके बाद मगध पर मौर्य वंश की स्थापना हुई। बैटल ऑफ द हाइडास्प्स झेलम युद्ध बुसेफालस 355 से 326 इतिहास के सबसे प्रसिद्ध घोड़ों में से एक है और कहा जाता है कि इसे वश में नहीं किया जा सकता था। बेशक युवा सिकंदर ने उसे पालतू बना लिया और कई वर्षों तक और कई लड़ाइयों में अपने प्रिय घोड़े के साथी ही सवारी करता रहा। हाइडस्पेस की लड़ाई के बाद बुसेफालस की मृत्यु हो गई। सिकंदर मकदूनिया मैसेडोनिया का ग्रीक शासक था।
सिकंदर के गुरु यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने उसे दुनिया को सोचने का एक नया नजरिया दिया था। अरस्तु का जन्म ग्रीस में 384 में हुआ था। अरस्तु को प्लेटो के सबसे मेधावी शिष्यों में गिना जाता था। अरस्तु एरिस्टोटल को दर्शन, राजनीति, काव्य, आचारशास्त्र, शरीर रचना, दवाइयों, ज्योतिष की बेहतरीन जानकारी थी। उनके लिखे हुए ग्रंथों की संख्या 400 तक बताई जाती है। एक मनुष्य प्राकृतिक रूप से ज्ञान की इच्छा रखता है। दो, डर बुराई की अपेक्षा से उत्पन्न होने वाले दर्द है। तीन, कोई भी उस व्यक्ति से प्रेम नहीं करता जिससे वो डरता है। चार, सभी भुगतान युक्त नौकरियां दिमाग को अवशोषित और अयोग्य बनाती हैं। 5, मनुष्य के सभी कार्य इन 7 में से किसी एक या अधिक वजहों से होते हैं: मौका, प्रकृति, मजबूरी, आदत, कारण, जुनून, इच्छा। 6, बुरे व्यक्ति पश्चाताप से भरे होते हैं। 7, मनुष्य अपनी सबसे अच्छे रूप में सभी जीवों में सबसे उदार होता है। लेकिन यदि कानून और न्याय ना हो तो वो सबसे खराब बन जाता है। 8, संकोच युवाओं के लिए एक आभूषण है, लेकिन बड़ी उम्र के लोगों के लिए धिक्कार। 9, शिक्षा बुढ़ापे के लिए सबसे अच्छा प्रावधान है। दुनिया के सभी मूर्ख हमारे गुरु हैं और दुनिया में मूर्ख कभी मरते नहीं। 10, चरित्र को हम अपनी बात मनवाने का सबसे प्रभावी माध्यम कह सकते हैं। विश्व विजेता बनने का ख्याल सिकंदर के दिमाग में प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु ने ही डाला था। सिकंदर ने भारत पर पहला हमला 326 ईसा पूर्व में किया था। कहते हैं उसने तक्षशिला के राजा आम्भी को हराया था और बदले में राजा आम्भी ने उसे इतनी दौलत दी कि वह हैरान हो गया। उसने सोचा, अगर एक छोटे से राज्य के शासक के पास इतनी दौलत है तो भारत के बड़े बड़े राजाओं के पास कितनी दौलत होगी। तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य चाणक्य से यह हमला नहीं देखा गया और उन्होंने भरपूर कोशिश की कि सभी राजा एकत्रित होकर सिकंदर का सामना करें, लेकिन आपसी मतभेदों में फंसे राजाओं ने एकजुट होने से इनकार कर दिया। आज भी स्थिति ऐसी ही है, कुछ ज्यादा नहीं बदला। अब बात करते हैं सिकंदर और राजा पोरस के युद्ध पर। राजा पुरु पुरुषोत्तम, या जिन्हें पोरस भी कहते हैं, सिंध और पंजाब के बड़े भूभाग के राजा थे। उनके और सिकंदर के बीच युद्ध झेलम नदी के किनारे लड़ा गया। पोरस का साम्राज्य, राजा पोरस का समय 340 ईसा पूर्व से 315 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। पुरुवंशी महान सम्राट पोरस का साम्राज्य विशालकाय था। महाराजा पोरस सिंध, पंजाब सहित एक बहुत बड़े भूभाग के स्वामी थे। पोरस का साम्राज्य झेलम और चिनाब नदियों के बीच स्थित था। पोरस के संबंध में मुद्राराक्षस में उल्लेख मिलता है। पोरस अपनी बहादुरी के लिए विख्यात था। उसने उन सभी के समर्थन से अपने साम्राज्य का निर्माण किया था जिन्होंने खुखरायनों पर उसके नेतृत्व को स्वीकार कर लिया था। जब सिकंदर भारत आया और झेलम के समीप पोरस के साथ उसका संघर्ष हुआ, तब पोरस को खुखरायनों का भरपूर समर्थन मिला था। इस तरह पोरस, जो स्वयं सभरवाल उपजाति का था और खुखरायन जाति समूह का एक हिस्सा था, उनका शक्तिशाली नेता बन गया। सिकंदर ने राजा पोरस को संदेश भिजवाया था कि वह उनकी अधीनता स्वीकार करे, लेकिन वीर पोरस ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। पोरस की वीरता से युद्ध के पहले दिन ही उसने सिकंदर को जमकर टक्कर दी और उसकी सेना का इतना भयंकर नाश किया जिससे डरकर सिकंदर ने उनके पास शांति प्रस्ताव भेजा, जिसे पोरस ने स्वीकार कर लिया। बैटल ऑफ द हाइडास्प्स, झेलम युद्ध। सिकंदर और पोरस के बीच हुए युद्ध को ग्रीक बैटल ऑफ द हाइडास्प्स कहते हैं।
यह युद्ध मई 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। सिकंदर की सेना में 50,000 पैदल सैनिक, 7,000 घुड़सवार थे, तो वहीं पोरस के पास 20,000 पैदल सैनिक, 4,000 घुड़सवार, 4,000 रथ और 130 हाथी थे। सिकंदर अपने चुने हुए 11,000 आंभी की सेना भारतीय और सिकंदर की सेना के यूनानी सैनिकों को लेकर झेलम की ओर चला था। झेलम नदी के इस पार आने के बाद सिकंदर बुरी तरह फंस गया था, क्योंकि नदी पार करने के बाद नदी में बाढ़ आ गई थी। युद्ध का वर्णन। राजा पुरु के शत्रु लालची आंभी की सेना लेकर सिकंदर ने झेलम पार की। राजा पुरु, जिनको यवनी 7 फुट का बताते हैं, अपनी शक्तिशाली गज सेना के साथ यवनी सेना पर टूट पड़े। हस्ती सेना ने यूनानियों का जिस भयंकर रूप से संहार किया, उससे सिकंदर के सैनिक आतंकित हो उठे थे। भारतीयों के पास विदेशी को मार भगाने की हर नागरिक के हठ, शक्तिशाली गज सेना के अलावा कुछ अनदेखे हथियार भी थे, जैसे 7 फुटा भाला, जिससे एक ही सैनिक कई कई शत्रु सैनिकों और घोड़े सहित घुड़सवार सैनिकों को भी मार गिरा सकता था। इस युद्ध में पहले दिन ही सिकंदर की सेना को जमकर टक्कर मिली। सिकंदर की सेना के कई वीर सैनिक हताहत हुए। यवनी सरदारों के भयाक्रांत होने के बावजूद सिकंदर अपने हठ पर अड़ा रहा और अपनी विशिष्ट अंगरक्षक एवं अंत प्रतिरक्षा टुकड़ी को लेकर वो बीच युद्ध क्षेत्र में घुस गया। कोई भी भारतीय सेनापति हाथियों पर होने के कारण उन तक कोई खतरा नहीं हो सकता था। राजा की तो बात बहुत दूर है। राजा पुरु के भाई अमर ने सिकंदर के घोड़े बुकिफाइलस, संस्कृत भवक पाली, को अपने भाले से मार डाला और सिकंदर को जमीन पर गिरा दिया। ऐसा यूनानी सेना ने अपने सारे युद्धकाल में कभी होते हुए नहीं देखा था। सिकंदर जमीन पर गिरा तो सामने राजा पुरु तलवार लिए सामने खड़ा था। सिकंदर बस पल भर का मेहमान था कि तभी राजा पुरु ठिठक गया। यह डर नहीं था, बल्कि यह आर्य राजा का क्षात्र धर्म था कि किसी निहत्थे राजा को यूं न मारा जाए। यह सहिष्णुता पोरस के लिए भारी पड़ गई। पोरस कुछ समझ पाता तभी सिकंदर के अंगरक्षक उसे तेजी से वहां से उठाकर भगा ले गए। सिकंदर की सेना का मनोबल भी इस युद्ध के बाद टूट गया था और उसने नए अभियान के लिए आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। सेना में विद्रोह की स्थिति पैदा हो रही थी, इसलिए सिकंदर ने वापस जाने का फैसला किया। झेलम के इस पार रसद और मदद भी कम होने लगी थी। मीलों का सफर तय करके आई सिकंदर की सेना अब और लड़ना नहीं चाहती थी। कई सैनिक और घोड़े मारे गए थे। ऐसे में सिकंदर व उसकी सेना सिंधु नदी के मुहाने पर पहुंची तथा घर की ओर जाने के लिए पश्चिम की ओर मुड़ी। सिकंदर ने सेना को प्रतिरोध से बचने के लिए नए रास्ते से वापस भेजा और खुद सिंधु नदी के रास्ते गया, जो छोटा व सुरक्षित था। भारत में शत्रुओं के उत्तर पश्चिम से घुसने के 2 ही रास्ते रहे हैं, जिसमें सिंधु का रास्ता कम खतरनाक माना जाता था। उस वक्त सिकंदर सनक में आगे तक घुस गया, जहां उसकी पलटन को भारी क्षति उठानी पड़ी। पहले ही भारी क्षति उठाकर यूनानी सेनापति अब समझ गए थे कि अगर युद्ध और चला तो सारे यवनी यहीं नष्ट कर दिए जाएंगे। यह निर्णय पाकर सिकंदर वापस भागा, पर उस रास्ते से नहीं भाग पाया जहां से आया था और उसे दूसरे खतरनाक रास्ते से गुजरना पड़ा, जिस क्षेत्र में प्राचीन क्षात्र या जाट निवास करते थे। उस क्षेत्र को, जिसका पूर्वी हिस्सा आज के हरियाणा में स्थित था और जिसे जाट प्रदेश कहते थे। इस प्रदेश में पहुंचते ही सिकंदर का सामना जाट वीरों से और पंजाबी वीरों से सांगल क्षेत्र में हो गया और उसकी अधिकतर पलटन का सफाया जाटों ने कर दिया। भागते हुए सिकंदर पर एक जाट सैनिक ने बर्छा फेंका, जो उसके वक्ष कवच को बींधता हुआ पार हो गया। यह घटना आज के सोनीपत नगर के पास हुई थी।
इस हमले में सिकंदर तुरंत नहीं मरा, बल्कि आगे जाकर जाट प्रदेश की पश्चिमी सीमा गांधार या उसके आगे जाकर उसके प्राण पखेरु उड़ गए। यवनी इतिहासकारों ने लिखा, सिकंदर बेबीलोन आधुनिक इराक में बीमारी से मरा 326 में। इतिहासकार लिखते हैं कि कार्टियस लिखता है कि सिकंदर झेलम के दूसरी ओर पड़ाव डाले हुए था। सिकंदर की सेना का एक भाग झेलम नदी के एक द्वीप में पहुंच गया। पुरु के सैनिक भी उस द्वीप में तैरकर पहुंच गए। उन्होंने यूनानी सैनिकों के अग्रिम दल पर हमला बोल दिया। अनेक यूनानी सैनिकों को मार डाला गया। बचे खुचे सैनिक नदी में कूद गए और उसी में डूब गए। धनानंद की विशाल सेना से लड़ने का सामर्थ्य ही शेष नहीं बचा, तो उसने आगे बढ़ना उचित नहीं समझा। आम्भी का जीता क्षेत्र अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को सौंपकर वापस लौट गया, जहां कुछ समय बाद मृत्यु को प्राप्त हो गया। मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के सम्राट थे। इनको कभी कभी चंद्रनंद नाम से भी संबोधित किया जाता है। इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी और पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहे। सर्वप्रथम भारत का राष्ट्र के रूप में निर्माण और मौर्य गणराज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा ही की गई थी। चंद्रगुप्त के राज्यारोहण की तिथि साधारणतया 322 में निर्धारित की जाती है। उन्होंने लगभग 24 वर्ष तक शासन किया और इस प्रकार उनके शासन का अंत 298 ईपू में हुआ। विष्णु पुराण, महाभारत और भारतीय इतिहासकारों जैसे कि द्विजेंद्रलाल राय मुद्राराक्षस के अनुसार चंद्रगुप्त सर्वार्थसिद्धि मौर्य और मुरा के पुत्र हैं और इनके पिताजी पीपलीवन राज्य के राजा थे। मेगस्थनीज ने 4 साल तक चंद्रगुप्त की सभा में एक यूनानी राजदूत के रूप में सेवाएं दी। ग्रीक और लैटिन लेखों में चंद्रगुप्त को क्रमशः सैंड्रोकोट्स और एंडोकोटस के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण राजा हैं। चंद्रगुप्त के सिंहासन संभालने से पहले सिकंदर ने उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण किया था और 324 ईसा पूर्व में उसकी सेना में विद्रोह की वजह से आगे का प्रचार छोड़ दिया, जिससे भारत ग्रीक और स्थानीय शासकों द्वारा शासित भारतीय उपमहाद्वीप वाले क्षेत्रों की विरासत सीधे तौर पर चंद्रगुप्त ने संभाली। चंद्रगुप्त ने अपने गुरु चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, जो चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री भी थे, एक नया साम्राज्य बनाया। राज्यचक्र के सिद्धांतों को लागू किया, एक बड़ी सेना का निर्माण किया और अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करना जारी रखा। मध्यकालीन अभिलेखों के साक्ष्यानुसार चंद्रगुप्त मौर्य सूर्यवंशी मांधाता से उत्पन्न थे। बौद्ध साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय कहे गए हैं। महावंश चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य खत्तियों से पैदा हुआ बताता है। दिव्यावदान में बिंदुसार स्वयं को मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय कहते हैं। सम्राट अशोक भी स्वयं को क्षत्रिय बताते हैं। परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त बचपन में अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि था एवं समवयस्क बालकों का सम्राट बनकर उन पर शासन करता था। ऐसे किसी अवसर पर चाणक्य की दृष्टि उस पर पड़ी। फलत चंद्रगुप्त तक्षशिला गए, जहां उन्हें राजोचित शिक्षा दी गई। ग्रीक इतिहासकार जस्टिन के अनुसार सेंड्रोकोट्स चंद्रगुप्त साधारण जन्मा था। सिकंदर के आक्रमण के समय लगभग समस्त उत्तर भारत धनानंद द्वारा शासित था और अपनी निरंकुशता के कारण जनता में अप्रिय था। एक बार धनानंद ने चाणक्य को अपने दरबार में बुलाकर उनका घोर अपमान किया था। उसी वक्त चाणक्य ने धनानंद का समूल नाश करने की प्रतिज्ञा ले ली थी। चाणक्य तथा चंद्रगुप्त ने नंद वंश को उच्छिन्न करने का निश्चय किया। अपनी उद्देश्य सिद्धि के निमित्त चाणक्य और चंद्रगुप्त ने एक विशाल विजयवाहिनी का प्रबंध किया। ब्राह्मण ग्रंथों में नंदोन्मूलन का श्रेय चाणक्य को दिया गया है।
चंद्रगुप्त मौर्य का संभवत महत्वपूर्ण युद्ध धनानंद के साथ हुआ। जस्टिन एवं प्लूटार्क के वृत्तों में स्पष्ट है कि सिकंदर के भारत अभियान के समय चंद्रगुप्त ने उसे नंदों के विरुद्ध युद्ध के लिए भड़काया था। चंद्रगुप्त ने आरंभ में नंद साम्राज्य के मध्य भाग पर आक्रमण किया, किंतु उन्हें शीघ्र ही अपनी त्रुटि का पता चल गया और नए आक्रमण सीमांत प्रदेशों से आरंभ हुए। अंततः उन्होंने पाटलिपुत्र घेर लिया और धनानंद को मार डाला। इसके बाद प्रतीत होता है कि चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण में भी किया। मामुलनार नामक प्राचीन तमिल लेखक ने तिनेवेल्ली जिले की पोदियल पहाड़ियों तक हुए मौर्य आक्रमणों का उल्लेख किया है। इसकी पुष्टि अन्य प्राचीन तमिल लेखकों एवं ग्रंथों से होती है। आक्रामक सेना में युद्धप्रिय कोशर लोग सम्मिलित थे। आक्रामक कोंकण से एलिलमलै पहाड़ियों से होते हुए कोंगू कोयम्बटूर जिले में आए और यहां से पोदियल पहाड़ियों तक पहुंचे। दुर्भाग्यवश उपर्युक्त उल्लेखों में इस मौर्य वाहिनी के नायक का नाम प्राप्त नहीं होता, किंतु वंबमोरियर से प्रथम मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त का ही अनुमान अधिक संगत लगता है। मैसूर से उपलब्ध कुछ अभिलेखों से चंद्रगुप्त द्वारा शिकारपुर तालुक के अंतर्गत नागरखंड की रक्षा करने का उल्लेख मिलता है। उक्त अभिलेख 14वीं शताब्दी का है, किंतु ग्रीक तमिल लेखकों आदि के साक्ष्य के आधार पर इसकी ऐतिहासिकता एकदम अस्वीकृत नहीं की जा सकती। चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र की विजय भी की थी। महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्रमाणित है कि चंद्रगुप्त के राष्ट्रीय वैश्य पुष्यगुप्त यहाँ के राज्यपाल थे। चंद्रगुप्त का अंतिम युद्ध सिकंदर के पूर्व सेनापति तथा उनके समकालीन सीरिया के ग्रीक सम्राट सेल्यूकस के साथ हुआ। ग्रीक इतिहासकार जस्टिन के उल्लेखों से प्रमाणित होता है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस को उसके स्वामी के सुविस्तृत साम्राज्य का पूर्वी भाग उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ। सेल्यूकस सिकंदर की भारतीय विजय पूरी करने के लिए आगे बढ़ा, किंतु भारत की राजनीतिक स्थिति अब तक परिवर्तित हो चुकी थी। लगभग सारा क्षेत्र एक शक्तिशाली शासक के नेतृत्व में था। सेल्यूकस 305 के लगभग सिंधु के किनारे आ उपस्थित हुआ। ग्रीक लेखक इस युद्ध का ब्यौरेवार वर्णन नहीं करते, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रगुप्त की शक्ति के सम्मुख सेल्यूकस को झुकना पड़ा। फलत सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को विवाह में एक यवन कुमारी तथा एरिया, हिरात, एराकोसिया, कंधार, परोपनिसदाई, काबुल और गेद्रोसिय बलूचिस्तान के प्रांत देकर संधि क्रय की। इसके बदले चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी भेंट किए। चंद्रगुप्त मौर्य एवं उसके उत्तराधिकारियों के शासनांतर्गत होना कंधार से प्राप्त अशोक के द्विभाषी लेख से सिद्ध हो गया है। इस प्रकार स्थापित हुए मैत्री संबंध को स्थायित्व प्रदान करने की दृष्टि से सेल्यूकस ने मेगस्थनीज नाम का एक दूत चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। यह वृत्तांत इस बात का प्रमाण है कि चंद्रगुप्त का प्राय संपूर्ण राज्यकाल युद्धों द्वारा साम्राज्य विस्तार करने में बीता होगा। मेगस्थनीज 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व यूनान का एक राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यूनानी सामंत सेल्यूकस भारत में फिर राज्य विस्तार की इच्छा से 305 ईपू भारत पर आक्रमण किया था, किंतु उसे संधि करने पर विवश होना पड़ा था। एप्पियानस व प्लूटार्क इसे एड्रोकोट्स और फिलाकेस इसे सेंड्रोकोट्स कहता है। एप्पियानस एक यूनानी इतिहासकार थे। एप्पियानस ने बताया है कि सेल्यूकस जो सीरिया के राजा था, उसने सिंधु नदी पार की और भारत के सम्राट चंद्रगुप्त से युद्ध छेड़ा। इस युद्ध में सेल्यूकस हार गया और उसकी पुत्री राजकुमारी हेलेना के साथ चंद्रगुप्त का विवाह कर दिया। उसने चंद्रगुप्त से संधि करके और अपने पूर्वी राज्य को शांत करके सेल्यूकस एंटीगोनस से युद्ध करने चला गया।
एपियानस के कथन से स्पष्ट है कि सेल्यूकस चंद्रगुप्त के विरुद्ध सफलता प्राप्त नहीं कर सका। अपने पूर्वी राज्य की सुरक्षा के लिए सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से संधि करना उचित समझा और उस संधि को उसने वैवाहिक संबंध से और अधिक पुष्ट कर लिया। सिकंदर के मरने के बाद उसके सेनापतियों में उसके राज्य का विभाजन हुआ। उसमें सेल्यूकस को अपने हिस्से में सीरिया, एशिया माइनर और पूर्वीय प्रांत मिले। विरोधियों के साथ बहुत दिनों तक संघर्ष करने के बाद पहले वह बेबीलोन का राजा हुआ, यानी सेल्यूकस बेबीलोन का शासन था। इसके बाद सेल्यूकस ने उन देशों पर अधिकार करने का इरादा किया जिनको सिकंदर विजय कर चुका था, तथा उसकी मृत्यु के बाद विद्रोहियों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया था। उसने भारत को पराजित करने के लिए में सिंधु नदी को पार किया। पहले तो वह पश्चिम की तरफ अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, लेकिन बाद में उसने सिकंदर की नीति अपनाते हुए भारत की तरफ रुख किया, जो कि पूर्व में पड़ता था, और पूर्वी राज्यों पर अपनी सत्ता स्थापित करने के उद्देश्य से उसने 305 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया। उस समय भारत पर मौर्य वंश का शासन था, तथा मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य शासन कर रहे थे, जिन्होंने स्वयं को एक योग्य राजा के रूप में स्थापित किया था। साथ ही उन्हें अपने गुरु आचार्य चाणक्य का मार्गदर्शन भी प्राप्त था। सेल्यूकस निकेटर ने अपने साथ 3 लाख की एक विशाल सेना लेकर भारत की तरफ कूच किया, तथा सिंधु नदी को पार कर भारत में अपना पहला युद्ध लड़ा। इधर चंद्रगुप्त मौर्य विशाल साम्राज्य की विशाल सेना उसके आगे पहाड़ की तरह खड़ी थी। दोनों सेनाओं के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध चल ही रहा था, तथा चंद्रगुप्त की सेना सेल्यूकस निकेटर की सेना पर भारी पड़ रही थी। इसी बीच सेल्यूकस निकेटर ने अपनी हार स्वीकार करते हुए एक संधि का प्रस्ताव रखा, क्योंकि उसे लगभग अपनी मृत्यु तय लगने लगी थी। इस संधि के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु आचार्य चाणक्य ने कुछ शर्तें रखी। सबसे पहली शर्त थी कि सेल्यूकस निकेटर उन सभी भारतीय राज्यों को चंद्रगुप्त को सौंपेगा जिन पर यवनों का शासन है, तथा साथ ही अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करेगा। लेकिन इसके साथ ही शर्त भी रहेगी कि हेलेना और चंद्रगुप्त का पुत्र जस्टिन कभी भी मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। सेल्यूकस निकेटर ने संधि की सभी शर्तें मानते हुए काबुल, कंधार, हेरात तथा मकरान राज्य, जो कि आज के अफगानिस्तान की सीमा के अंतर्गत आते थे, चंद्रगुप्त को सौंप दिए और अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया। इस प्रकार चंद्रगुप्त की विजय के साथ इस युद्ध का अंत हुआ।